हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं सतेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सतेंद्र सर क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप लोग। प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी बेटा। ठीक है, आप देख रहे होगे चीज़ें आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से पढ़ाई जा रही हैं। आपको नोट्स भी बनाने का टाइम भी दिया जा रहा है, मतलब बनवा तो रहे हैं, आप वीडियो को स्टॉप करके नोट्स बना सकते हो। ठीक है ना, प्रॉपर डेटा यहाँ पर लिखा जाता है। अब सुनिए, आज का हमारा टॉपिक है बेटा सोल्यूबिलिटी। थंबनेल में भी आपने देख लिया होगा। ठीक है ना। तो सोल्यूबिलिटी को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक डेफिनेशन बता देते हैं। ठीक है। आप लोगों ने 9th 10th क्लास में भी पढ़ रखी है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद हम सोल्यूबिलिटी पर आएंगे। तो पहले हम बात करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है बेटा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर और ज्यादा सोल्यूट आप डिजोल्व नहीं करा सकते। मान लीजिए आपने चीनी को पानी के अंदर घोल दिया। ठीक है, तो जितनी चीनी घुल सकती थी वो घुल गई। ठीक है ना। अब उसके बाद अगर आप और चीनी डालोगे तो वो उसके अंदर नहीं घुलेगी। ठीक है ना, यानी कि वो सॉल्यूशन जिसमें आप और सोल्यूट डिजोल्व नहीं करा सकते हो या और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते हो, उसको क्या बोलते हैं हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड में क्या होगा, सोल्यूट आप डालोगे सोलवेंट के अंदर, वो डिजोल्व हो जाएगा, सोल्यूट डालोगे डिजोल्व हो जाएगा, मतलब जिसके अंदर आप और ज्यादा सोल्यूट ऐड कर सकते हो। ठीक है ना, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, जिस सॉल्यूशन के अंदर और ज्यादा सोल्यूट आप ऐड कर सकते हो, डिजोल्व करा सकते हो, उसको बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है। अब एक नेक्स्ट टर्म आती है बेटा डिजोल्यूशन। अब डिजोल्यूशन सुनने से पहले एक चीज हमेशा ध्यान रखना, डिजोल्यूशन जो प्रोसेस होगा इसमें एक चीज स्पेसिफाइड है कि जो आपका सोल्यूट होना चाहिए वो कौन सी फिजिकल स्टेट में होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। तो सोल्यूट कैसा होना चाहिए, सॉलिड। तो सॉलिड सोल्यूट को जब आप किसी सॉल्वेंट में डिजोल्व करा रहे हो तो क्या होगा, स्टार्टिंग में उसका कुछ पार्ट, किसका, सोल्यूट का कुछ पार्ट सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाएगा। अब उस पार्ट के डिजोल्व होने से क्या होगा, सोल्यूट की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर बढ़ने लगती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, डिजोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ये तीन डेफिनेशन देखिए। ठीक है, देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, ए सॉल्यूशन in which no more solute can be dissolved at the same temperature and pressure। टेम्परेचर और प्रेशर जो होने चाहिए बेटा ये कांस्टेंट होने चाहिए, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो सोल्यूबिलिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, अभी इसका हम इफेक्ट भी देखेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सोल्यूबिलिटी पर। ठीक है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ए सॉल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसमें हम ज्यादा सोल्यूट को डिजोल्व करा सकते हैं। डिजोल्यूशन देखिए, व्हेन ए सॉलिड सोल्यूट इज एडेड टू द सॉल्वेंट। कैसा सोल्यूट है, सॉलिड सोल्यूट है, किस में ऐड किया गया, सॉल्वेंट में। तो उस सोल्यूट का कुछ पार्ट, सम सोल्यूट डिजोल्व, कुछ डिजोल्व हो जाएगा, जिससे क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिजोल्यूशन। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर होंगी। सेशन को बेटा शेयर जरूर करें, और पसंद आए तो लाइक करें, ना आए तो ना करें। देखो हम ये नहीं कह रहे कि आप लाइक का बटन ठोक दो, ऐसा नहीं। आपको अच्छा लगे तो कर दो, ठीक है, नहीं लगे तो मत करो। ठीक है ना। लेकिन अगर अच्छा लग रहा है तो तब अपने थंब को रोके ना, तब जरूर प्रेस कर दे। चलिए, अब एक आता है बेटा क्रिस्टलाइजेशन। अब क्रिस्टलाइजेशन में क्या, एक सॉल्यूशन आपके पास है। ठीक है ना। उस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे। ठीक है ना। तो वो जो सॉल्यूशन के जो सोल्यूट पार्टिकल है वो सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल के साथ, सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल के साथ क्या करें, कोलिजन करेंगे। तो कोलिजन करने से क्या होगा, हम उन्हें उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है ना। जब सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के जो पार्टिकल हैं अगर वो सॉलिड सोल्यूट के साथ कोलाइड करते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उसमें उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो ये जो सेपरेट करने का प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, देखिए डेफिनेशन आपको दिखाते हैं। द प्रोसेस इन विच सोल्यूट पार्टिकल इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट पार्टिकल है वो किसके साथ कोलाइड करेंगे, सोलिड सोल्यूट पार्टिकल्स के अंदर। ठीक है ना। और हम क्या कर लेंगे, उन्हें सॉल्यूशन से फिर हम सेपरेट कर लेंगे। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। अब नेक्स्ट आता है हमारा सोल्यूबिलिटी। ठीक है ना, बस यही डेफिनेशन, बाकी मैं आपको समझाऊंगा और साथ के साथ लिखवाऊंगा। ठीक है ना, ये बेसिक डेफिनेशन थी इसलिए मैंने टाइम बचाने के लिए पहले लिख दी, मेरा तो टाइम लगा ही। ठीक है ना, आप लोगों का टाइम बचाने के लिए मैंने ऐसा किया। अब सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या होता है, आपने क्या किया, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, और जो सोल्वेंट लिया है उसका अमाउंट कांस्टेंट है। क्या क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, और जो आपने सोल्वेंट लिया है उसका अमाउंट कांस्टेंट है। आपने उसमें कोई सोल्यूट डाला तो उस सोल्यूट का जितना पार्ट उस सोल्वेंट के अंदर उस टेम्परेचर और प्रेशर पर डिजोल्व हो जाएगा उसको बोलते हैं हम सोल्युबिलिटी। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कैन बी डिजोल्व्ड इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर इज नोन एज सोल्युबिलिटी। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सोल्युबिलिटी। देख लीजिए, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस दैट कैन बी डिजोल्व्ड in a specified amount of solvent at a specific temperature is known as solubility of that substance। ठीक है।
टेम्परेचर एंड प्रेशर भी जोड़ना चाहो तो प्रेशर भी जोड़ सकते हो, ठीक है ना। लिख देते हैं, चलिए। एट स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर इसलिए लिखा क्योंकि हमने यहाँ पर सोल्यूट को डिफाइन नहीं किया है कि वो सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है, क्योंकि सॉलिड के केस में तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन गैसेस के केस में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सोल्युबिलिटी। अब सोल्युबिलिटी जो होती है बेटा, ये किस फैक्टर पर डिपेंड करती है? ये तीन फैक्टर पर डिपेंड करेगी कि जो सोल्यूट, और मैं साइड में हो जाता हूँ, ठीक है। आप पॉज करके बेटा स्क्रीनशॉट लेना, तो देखिए मैं पीछे कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके आप डेफिनेशंस को नोट कर लेना, ठीक है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप डेफिनेशन को नोट कर लेना, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता बेटा, ठीक है। चलिए, अब सोल्युबिलिटी जो होती है वो तीन फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर क्या है कि जो सोल्यूट और सोलवेंट है उसका नेचर कैसा है, ठीक है ना। इसके लिए आपने रूल सुना होगा, लाइक डिजोल्व्स लाइक, ठीक है ना, कि जैसा होगा वैसे में ही घुलेगा वो, ठीक है ना। यानी कि पोलर सोल्यूट जो होते हैं वो पोलर सोलवेंट में घुलेंगे, जनरली बात करें, और नॉन पोलर सोल्यूट जो है वो नॉन पोलर सोलवेंट में घुलेंगे। जैसे चीनी और नमक है, ये तो पानी में घुल जाएंगे, ठीक है। चीनी और नमक क्या है, पानी में घुल जाएंगे। जबकि अगर आप नेपथलीन लेते हो, ठीक है ना, या बेंजीन लेते हो, तो अगर आप इनको पानी में डिजोल्व कराना चाहो तो डिजोल्व नहीं होंगे, ठीक, क्योंकि नेपथलीन और बेंजीन क्या है, आपके ऑर्गेनिक सोलवेंट्स है, ठीक है ना, नॉन पोलर सोलवेंट्स है। तो नॉन पोलर के अंदर नॉन पोलर घुलेगा, पोलर के अंदर पोलर घुलेगा। अब आपको ये दिक्कत आएगी, सर पोलर क्या होते हैं, नॉन पोलर क्या होते हैं? चिंता मत करो, पढ़ा देंगे, इस चैप्टर में पढ़ाएंगे, क्योंकि आपने पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ स्कूल में पढ़ा होगा, ठीक है ना, या कहीं और पढ़ा होगा, ठीक है ना। आपने एग्जाम्पल्स को क्रैम किया होगा, हम आपको एग्जाम्पल समझाएंगे, ठीक है ना। बहुत ही कम टीचर होते हैं जो समझाते हैं, नहीं तो सब यार रटवा देते हैं। हम आपको समझाएंगे, प्रॉपर रीजन के साथ समझाएंगे, ठीक है ना, कि ये सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन क्यों बना रहा है, ये सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन क्यों बना, प्रॉपर तरीके से। तो उनको पढ़ाने से पहले हम आपको इंटरमोलिकुलर फोर्सेज के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो वहां पर देख लेंगे, थोड़ा डाइपोल मोमेंट के बारे में बता देंगे आपको, जिससे आप डिसाइड कर पाओ कि कौन सा सब्सटेंस पोलर होता है, कौन सा नॉन पोलर होता है, क्योंकि ये टॉपिक तो 11th का है, लेकिन कोई नहीं, हम आपको समझाएंगे इसके बारे में, ठीक है। चलिए, तो एक तो ये हो गया, दूसरा फैक्टर होता है बेटा टेम्परेचर, और तीसरा होता है प्रेशर। ये तीन फैक्टर हैं, एक बार इन तीनों फैक्टर को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। चलिए हेडिंग डालिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी। तो तीन फैक्टर हमें डिस्कस करने हैं। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। आवाज तो ठीक है ना। सेकंड फैक्टर आता है टेम्परेचर, अब टेम्परेचर के केस में हमें ये चेक करना पड़ेगा कि प्रोसेस जो है वो हमारा एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ठीक है ना, बात करेंगे इस पर हम, ठीक है। तीसरा आता है आपका प्रेशर, तीसरा आता है प्रेशर, ठीक है। तो बारी बारी से हम एक एक को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, पहला है, थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम आता है आप लोगों को, ली चैटलियर प्रिंसिपल, ली चैटलियर प्रिंसिपल का यूज होना है यहाँ पर, ठीक है ना। कोई बात नहीं, नहीं आता तो हम समझा देंगे आपको, यहाँ बेफिक्र रहे। चलिए, पहला आता है नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। ये कुछ थिकनेस कुछ ज्यादा मोटी नहीं दिखाई दे रही, चलिए ठीक है, कोई नहीं, तो लिखोगे।
अकॉर्डिंग टू दिस, या ऐसे लिखोगे, इट फॉलोज द रूल्स लाइक डिजोल्व्स लाइक, इट फॉलोज द रूल, इट फॉलोज द रूल like dissolves like dissolves like। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, पोलर सोल्यूट जो होगा वो, जनरली बात करें, पोलर सोल्यूट जो होगा वो पोलर सोल्वेंट में डिजोल्व होगा, और नॉन पोलर सोल्यूट जो होगा वो नॉन पोलर सोल्वेंट में डिजोल्व होगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, पोलर सोल्यूट dissolves in, polar solute dissolves in polar solvent, polar solute dissolves in polar solvent, and a non-polar solute, and non-polar solute, and non-polar solute dissolves in non-polar solvent। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, सोडियम क्लोराइड, तो बेटा एक्चुअली जो पोलर और नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट होता है ये क्लास 11th में आता है। ठीक है, आपको आना चाहिए, आगे मैं समझा भी दूंगा। ठीक है ना, तो लिखोगे सोडियम क्लोराइड, क्योंकि देखो जिस सब्सटेंस का डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है उसको बोलते हैं हम पोलर, और जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है वो क्या होता है, नॉन पोलर। जिसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो वो कहलाता है आपका पोलर, और जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो आ गया वो कहलाता है आपका नॉन पोलर। ठीक है, तो लिखोगे सोडियम क्लोराइड dissolves in water while it is insoluble in benzene, while it is insoluble in benzene। ठीक है, क्योंकि बेंजीन क्या है, एक नॉन पोलर सोलवेंट है। ठीक है, देखो NaCl जो होता है बेटा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, पोलर है, इसका डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ये क्या है, पोलर। और वाटर भी क्या है, पोलर है, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो डाइपोल मोमेंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो डाइपोल मोमेंट इसकी नॉट इक्वल टू जीरो। तो वाटर कैसा सोलवेंट है, पोलर, और NaCl भी कैसा है, पोलर, इसीलिए NaCl क्या हो गया, इसके अंदर डिजोल्व हो गया। वही बेंजीन की बात करें, बेंजीन में देखिए हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2, तो इसमें तो पोल ही जनरेट नहीं हो पाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ही जनरेट नहीं हो पाएगा, तो ये क्या है, नॉन पोलर। ये क्या है आपका, नॉन पोलर। तो ये पोलर है, ये नॉन पोलर है, पोलर है। रूल क्या कहता है, लाइक डिजोल्व्स लाइक, पोलर सोल्यूट पोलर सोलवेंट में ही घुलेगा, पोलर सोल्यूट नॉन पोलर में नहीं घुलेगा। ठीक है, चलिए अब अगले फैक्टर की बात करते हैं। सेकंड फैक्टर आता है टेम्परेचर, सेकंड फैक्टर आता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के केस में बेटा देखिए कैसे हम डिसाइड करेंगे। अब यहां पर ली चैटलर प्रिंसिपल का यूज होगा। ली चैटलर प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, कोई रिएक्शन अगर मान लीजिए इक्विलिब्रियम पर है, ठीक है ना, तो अगर आप कंसंट्रेशन में चेंज करोगे, टेम्परेचर में चेंज करोगे, प्रेशर में चेंज करोगे, ठीक है, आपने बाहर से कोई चेंज किया, तो ये जो इक्विलिब्रियम होता है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन है, तो ये इक्विलिब्रियम जो होता है ये उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिससे आपने जो चेंज किया है वो नलीफाई हो जाए, मीन्स ये वापस इक्विलिब्रियम स्टेट पर आना चाहेगा। जैसे इक्विलिब्रियम पर है, आपने मान लीजिए इसका टेम्परेचर चेंज कर दिया, प्रेशर चेंज कर दिया, तो जिससे क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, अब ये इक्विलिब्रियम पर नहीं रहा, टेम्परेचर चेंज करने से इक्विलिब्रियम पर नहीं रहा, तो ये क्या चाहेगा, ये वापस इक्विलिब्रियम पर आना चाहेगा। तो इक्विलिब्रियम वापस इक्विलिब्रियम पर कब आ सकता है, जो चेंज आपने किया है अगर किसी भी तरीके से उस चेंज को ये रिजेक्ट कर दे, ठीक है ना, या हटा दे, तो ये वापस उसी स्टेट में आ जाएगा।
ठीक है, तो ये है आपका ली चैटलर प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसका भी यहाँ पर यूज होना है ली चैटलर प्रिंसिपल का। देखिए कैसे यूज होगा ली चैटलर प्रिंसिपल का। देखिए मान लीजिए ए कोई सब्सटेंस था, बी कोई सब्सटेंस था, ठीक है ना, ए को बी में डिजोल्व कराया, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर ज्यादा मेंशन अच्छे से कर दें, मान लीजिए सोल्यूट लिया आपने प्लस सोलवेंट लिया, फिजिकल स्टेट हम अभी डिफाइन ही नहीं करते, ठीक है ना। तो इनसे क्या बनेगा सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन है ये इनके साथ इक्विलिब्रियम में है, किस में है इक्विलिब्रियम में, ठीक है। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है के सी, मान लो या के इक्विलिब्रियम बोल दिया। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है के इक्विलिब्रियम। तो अब तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस में ना तो हीट एब्जॉर्ब हो ना ही हीट रिलीज हो, या ऐसा हो सकता है इस प्रोसेस में हीट रिलीज हो जाए एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि इसमें हीट एब्जॉर्ब हो जाए एंडोथर्मिक हो सकता है। तो तीनों पॉसिबिलिटी है, तो हम उस पर उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं। अब देखिए, तो अगर मान लीजिए डेल्टा एच जीरो है, ठीक है ना, इस प्रोसेस का जो डेल्टा एच है वो जीरो है। इसी में केस फर्स्ट देखते हैं, डेल्टा एच जीरो, ठीक है ना, मीन्स ना तो हीट रिलीज हो रही और ना ही हीट एब्जॉर्ब हो रही। तो इस केस में इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इस केस में इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। देयर इज ए, ऐसे लिख सकते हो, यहां पर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा टेम्परेचर से। इन दिस केस, in this case equilibrium constant, in this case equilibrium constant is independent to temperature। ठीक है, चलिए अब कहानी शुरू होगी आगे से। केस टू देखिए, मान लीजिए अब ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब ये प्रोसेस कैसा हो गया आपका एक्सोथर्मिक हो गया। इस केस में क्या हो रहा है, हीट आपकी रिलीज हो रही है। क्या हो रहा है, हीट आपकी रिलीज हो रही है। तो बेटा अब थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपने एक स्टेटमेंट सुनी होगी क्लास 11th में, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर, ठीक है ना। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है ना, अगर कोई एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा तो उस केस में अगर रिएक्शन आपको फॉरवर्ड लेके जानी है तो टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, ठीक है। स्टेटमेंट समझ आई, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आई तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो इस केस के लिए क्या होता है, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा, ये क्लास 11th का है। इस केस के लिए क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और टेम्परेचर में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। तो इसका मतलब क्या है, देखिए अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ठीक है, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इनवर्स रिलेशन है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा, ठीक है, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करती है। आपने केस पढ़े थे, Q इज इक्वल टू के सी, Q ग्रेटर देन के सी और Q लेस देन के सी। थोड़ा सा इक्विलिब्रियम किस चैप्टर में जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हुआ, ठीक है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो गई, ये है का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये क्या हो गया, इस केसी की वैल्यू क्या हो गई, बेसिकली कम हो गई। केस के लिए कम होगी तो रिएक्शन क्या करेगी बेटा, बैकवर्ड मूव करेगी। रिएक्शन क्या करेगी, बैकवर्ड मूव करेगी, ठीक है। ठीक है, रिएक्शन क्या करेगी, बैकवर्ड मूव करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड मूव कर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये सोल्यूट जो सोलवेंट में डिजोल्व हो रहा था, बैकवर्ड आने का मतलब क्या हुआ,
सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो रहा है, सोल्यूट और सोलवेंट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि सोल्यूबिलिटी क्या हो रही है आपकी, कम हो रही है। ध्यान से सुन लीजिए दोबारा, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक के केस में टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में ये रिलेशन होता है, ठीक है। और ये जो केस होते हैं ये आपके कहाँ पर आते हैं, इक्विलिब्रियम में आते हैं क्लास 11th में, ठीक है ना। अब याद करने का तरीका क्या है, देखिए ये याद रखिए, जिस तरफ ये मुंह खुला होगा ना रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी, जिस तरफ मुंह खुला है, ठीक है ना। अगर ये बड़ा हो गया तो मुंह इसकी तरफ खुला है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, इस केस में मुंह इस तरफ खुला है तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है। दोबारा सुन लीजिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो होती हैं उसमें क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होगा। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम हुआ तो रिएक्शन क्या आएगी बेटा, बैकवर्ड आएगी। तो बैकवर्ड आने का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन से सोल्यूट, और सोल्यूट क्या हो रहा है, सोल्यूट और सोलिड एक तरीके से अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर तो दोनों अलग अलग है ना, क्या हो रहे हैं, दोनों अलग अलग हो रहे हैं। तो अगर सोल्यूट सोलवेंट से अलग होगा तो आप क्या बोलोगे, सोल्युबिलिटी कम होगी, क्या होगी, सोल्युबिलिटी कम होगी, ठीक है ना। तो इस चीज को लिख देते हैं, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम कम हुआ, ठीक है ना, तो लिखोगे इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन and solubility decreases, and solubility decreases। ठीक है, अगला केस तो आप समझ ही जाओगे। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक में क्या होता है, एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब होगी। तो एंडोथर्मिक में टेम्परेचर और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कैसा रिलेशन होता है, डायरेक्टली रिलेशन होता है। इसके लिए जनरली एक स्टेटमेंट बोली जाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर। मतलब अगर एंडोथर्मिक के केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगी, ठीक है ना। उसका लॉजिक भी यहां से आएगा, ठीक है। चलिए, तो तीसरा फैक्टर आता है हमारा, केस थर्ड। प्रॉपर लॉजिकली आपको समझाया जा रहा है, डेल्टा एच पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक। इसका रिवीजन अभी हो जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है ना, रिवीजन भी आपका अभी हो जाएगा। तो ये 11th की चीजें हैं, लेकिन मैंने आपको रिवाइज करा दिया है, ठीक है। चलिए, तो इस केस में क्या होता है, जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। एक मिनट रुकना, ठीक है, ये रिलेशन होता है। इक्विलिब्रियम और टेम्परेचर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो अब देखिए, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। बढ़ने का मतलब अभी मैंने बताया था कौन सा केस हो जाएगा, ये वाला केस हो जाएगा। इसकी वैल्यू बढ़ गई तो रिएक्शन क्या मूव करेगी बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम क्या होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। तो देखिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करने का मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन बन रहा है। सॉल्यूशन बनने का मतलब सोल्यूट सोलवेंट के अंदर डिसोल्व हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस, एंड सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। अभी मैंने आपको कुछ भी नहीं, आपको बस एक जर्नल बता रहा हूं,
ठीक है ना, सोल्युबिलिटी के बारे में। अब हम ये भी डिसाइड करेंगे कि जब हम सॉलिड की सोल्युबिलिटी चेक करेंगे लिक्विड में, वो भी केस करेंगे, और गैस की सोल्युबिलिटी लिक्विड में वो भी चेक करेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये तो इफेक्ट हो गया बेटा किसका, टेम्परेचर का। अब तीसरा इफेक्ट आता है प्रेशर का। देखिए, तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, बताओ, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जहां पर प्रेशर कम हो रहा हो। ठीक है ना, तो देखिए प्रेशर जो होता है, अगर आप गैसेस की बात करें, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है। अगर हम गैसेस की बात करें तो प्रेशर बढ़ाने का मतलब क्या हो रहा है, मोल्स बढ़ा रहे हो। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। तो अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप मोल्स बढ़ा रहे हो। तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वापस इक्विलिब्रियम को उसी स्टेज पर लाने के लिए, वापस इक्विलिब्रियम अटेन कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स को कम कराना पड़ेगा। अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स को घटाना है, जो ये बड़े हैं इनको घटाना है। तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। क्या होते हैं, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर उल्टा कर दो, प्रेशर कम करोगे, तो प्रेशर कम करने का मतलब क्या है, आप नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, ये जो मोल्स घटे हैं फिर से उतने ही मेंटेन हो जाएं, क्योंकि ये उतने मेंटेन हो गए तो फिर से इक्विलिब्रियम आ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो ये नंबर ऑफ मोल्स घटे हैं तो हमें क्या करना है, इनको बढ़ाना है। तो इनको बढ़ाने के लिए इक्विलिब्रियम कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जहां पर नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो नंबर ऑफ मोल्स जिस तरफ बढ़ेंगे उस तरफ आपका इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात और सुनिए, अगर मान लीजिए जो सोल्यूट है, अगर जो सोल्यूट है ये सॉलिड है, ठीक है ना, और सोलवेंट जो है वो हमारा लिक्विड है। सोलवेंट जो होता है वो क्या है, हमारा लिक्विड है। तो जब हम सोल्युबिलिटी की बात करेंगे तो सॉलिड के केस में आपने देखा होगा कि ये जो भी हम नंबर ऑफ मोल्स काउंट करते हैं, जनरली ये किसके लिए काउंट करते हैं, गैसियस फेज के लिए काउंट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हम इक्विलिब्रियम में जो काउंट करते हैं, डेल्टा एन जी आपने थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा होगा। ठीक है ना, और केपी और केसी का जब रिलेशन पढ़ा होगा, केपी इक्वल टू केसी आर टी रेज द पावर डेल्टा एन जी। तो वहां पर जो डेल्टा एन जी लेते हो आप कौन से लेते हो, गैसियस मोल्स के बारे में बात करते हो। कौन किसके मोल्स के बारे में बात करते हो, गैसियस मोल्स के बारे में बात करते हो। ठीक है, तो यानी कि इस केस में कोई गैसियस सब्सटेंस है, नहीं है। तो यानी कि जब हम बात करेंगे किसकी सोल्युबिलिटी की, एक सॉलिड सॉल्यूट की सोल्युबिलिटी की बात करेंगे लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर, तो उस केस में प्रेशर का सोल्युबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है ना, क्योंकि प्रेशर का इफेक्ट से क्या किस पर आता है, नंबर ऑफ मोल्स से आएगा। नंबर ऑफ मोल्स से हम इसका आंसर निकालते हैं, क्योंकि प्रेशर से क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स में चेंज आएगा। ठीक है ना, और जब कोई गैसियस सब्सटेंस है नहीं तो नंबर ऑफ मोल्स में, गैसियस नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जब हम एक सॉलिड सब्सटेंस की सोल्युबिलिटी को चेक करते हैं लिक्विड के अंदर, तो वहां पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आता। मैंने बहुत आराम से आपको समझाया, समझ आया या नहीं, अब इसको लिखवाएंगे, समझ आया या नहीं बताइए। चलिए लिखिए, समझ आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखना। चलिए देखिए, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, या ऐसे ही लिख दीजिए, ज़्यादा बढ़िया तरीका है। ठीक है ना, स्ट्रेट इतना तो आप जानते हो, इतना तो आप लिख भी सकते हो, क्योंकि पेपर में लिखना आएगा नहीं, अगर आ गया तो आप लिख तो सकते हो। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स बढ़ेंगे। लिख ही देता हूँ, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स क्या होंगे, बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जहां पर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आपके डिक्रीज होंगे। इक्विलिब्रियम equilibrium shifts in equilibrium that direction shifts in that direction। पेपर में आप वहाँ लिखना आ जाए तो पूरा लिखोगे, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, बस इतना ही स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखा। ठीक है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ वेयर नंबर ऑफ
gaseous moles decreases और वाइस वर्सा, इसका उल्टा कर दो। ठीक है ना। उल्टा करने का मतलब क्या है, अगर आप प्रेशर को कम करोगे तो नंबर ऑफ गैसियस मोल्स कम होंगे। ठीक है ना। तो आपको इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट करेगा जहां पर आपके नंबर ऑफ मोल्स क्या करेंगे, बढ़ेंगे। ठीक है ना। इसका उल्टा करना है, जहां इंक्रीज है वहां डिक्रीज कर दो, जहां डिक्रीज है वहां इंक्रीज कर दो। नंबर ऑफ गैसियस मोल्स डिक्रीजेस और वाइस वर्सा। ठीक है। तो तीनों फैक्टर हमने डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं बेटा सॉलिड की सोल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर। सोल्यूब ठीक है ना, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है। सॉलिड वाला तो हो ही चुका है एक तरीके से, तो हेडिंग डाल लो, सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, ये तो रिपीट ही होगा एक तरीके से। ठीक है ना। अब की बार जो सोल्यूट आपका वो हमने सॉलिड ले लिया, सॉलिड को हम डिजोल्व कराने बेटा लिक्विड में। ठीक है ना। और यहाँ पर ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा, ये हमारा लिक्विड सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्वेंट क्या हमारा लिक्विड। तो इसको जल्दी से लिख लेते हैं, मैंने समझा दिया आपको। ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर क्या आएगा, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। तो लिखोगे इसमें, वही बेटा रिपीट हो रहा है एक तरीके से। ठीक है ना। समझा, तो वही वही यूज यहाँ पर होना। पोलर सोल्यूट, पोलर सोल्यूट इज डिजोल्व्ड इन, बस लिखवा देता हूँ, पोलर सोल्यूट इज डिजोल्व्ड इन पोलर सोलवेंट एंड नॉन पोलर सोल्यूट एंड नॉन पोलर सोल्यूट एंड नॉन पोलर सोल्यूट dissolve in and non-polar solute is dissolved in and non-polar solute is dissolved in non-polar solvent। ठीक है। ये सारा मैं समझा चुका हूँ, बस नोट्स बनवाने के लिए लिखवा रहा हूँ। अभी यहाँ पर जगह कम है तो यहाँ पर हम प्रेशर का देख लेते हैं। ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। लिखोगे solubility of solid, solubility of solid, solubility of solid in liquid is independent to solubility of solid in liquid is independent to the pressure। ठीक है ना। अब तीसरे फैक्टर की बात करेंगे, टेम्परेचर की। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इसको अगली स्लाइड पर ही ले चलते हैं। ठीक है, जल्दी नोट कीजिए। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? थोड़ा सा इसको स्पेस को नीचे कर ले, थोड़ा सिस्टमेटिक हो जाएगा, जगह तो बची हुई है।
अब ठीक लग रहा होगा ना? हम्म। अब ठीक है। ठीक है, अब तीसरा फैक्टर देखिए बेटा। वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो यहाँ तक। तीसरा फैक्टर है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो इसमें दो केस आएंगे। इन केस ऑफ exothermic process, in case of exothermic process, that is delta H negative, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे ही लिख लो, प्रोसेस की इक्विलिब्रियम is inversely proportional to temperature on decreasing temperature, on decreasing temperature, on decreasing temperature, equilibrium ऐसे लिख लो, k equilibrium increases and equilibrium shift in and equilibrium shift in forward direction, equilibrium shift in forward direction and solubility increases, and solubility increases और वाइस वर्सा। ठीक है, अब दूसरे के, अगर मान लीजिए एक्सोथर्मिक सॉरी एंडोथर्मिक हुआ, इन केस ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस, इन गैसेस वाले केस में मजा आएगा। इन केस ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस दैट इज डेल्टा एच पॉजिटिव and equilibrium constant is directly proportional to temperature. On increasing temperature, on increasing temperature, K equilibrium increases. On increasing temperature, K equilibrium increases and equilibrium shifts, and equilibrium shifts in forward direction, shifts in forward direction and solubility increases, and solubility increases और वाइस वर्सा। ठीक है, चलिए बेटा अब हम गैसेस की बात करेंगे। ठीक है ना, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम गैसेस की बात करते हैं।
चलिए बेटा, नेक्स्ट आता है सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, देखिए अब बेटा वो जो लाइक डिजोल्व वाला लाइक वाला रूल है, अब मैं बार बार नहीं लिखवा रहा, ठीक है ना, ये दोबारा लिखवाना पड़ेगा, ठीक है, वो आप लिख लेना, चलो मैं लिखवा भी दे दूंगा, कोई बात नहीं। देखिए अगर आप गैस को लिक्विड में डिजोल्व करा रहे हो, ठीक है ना, यहां से जो सॉल्यूशन बना है लिक्विड सॉल्यूशन बना, क्योंकि सॉल्वेंट आपका लिक्विड है तो इस सॉल्यूशन का नाम क्या होगा, लिक्विड सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। देखिए एक बात बताओ, अगर आपको लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, ठीक है, एक लिक्विड सब्सटेंस को गैस में कन्वर्ट करना है, तो ये बताइए उसमें आपको हीट देनी पड़ेगी या उसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। देखो लिक्विड जो होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है और गैस के पार्टिकल का जो डिस्टेंस होता है, किस में डिस्टेंस कम होता है, लिक्विड में। लिक्विड के पार्टिकल कुछ इस तरीके से और गैस के पार्टिकल कुछ इस तरीके से, तो इनके बीच में फोर्स स्ट्रांग है। लिक्विड में गैस, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ, आप इन फोर्सेस को ब्रेक कराओगे, ठीक है ना, तभी तो ये इसमें जाएगा। तो अगर ये फोर्सेस को आपको तोड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, हीट देनी पड़ेगी। तो हीट दोगे तो ये एंडो हो जाएगा। तो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, एंडो होता है। तो अगर गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो कैसा हो जाएगा, इसका रिवर्स करोगे तो वो कैसा हो जाएगा, फिर एक्सो हो जाएगा बेटा, ठीक है ना। क्योंकि देखो गैस के मोलिक्यूल्स जो हैं ये दूर दूर हैं, जब ये पास पास आएंगे तो इनके बीच में क्या होगा, बॉन्ड बनेगा। अगर ये पास पास आएंगे तो बॉन्ड बनेगा, और जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो सिस्टम से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। और एनर्जी रिलीज होगी तो वो चला जाएगा एक्सो में, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, आप एक गैसियस सब्सटेंस को लिक्विड के अंदर डिजोल्व करा रहे हो, एक गैसियस सब्सटेंस को लिक्विड के अंदर डिजोल्व करा रहे हो, ठीक है ना। यानी कि एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, सॉल्यूशन कैसा बनेगा, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा ना, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। यानी कि ये गैस किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है। बात को समझना, गैस को जब आप लिक्विड में डिजोल्व कराओगे तो ये जो सॉल्यूशन आएगा इसमें आपको गैस नहीं दिखाई देगी, कैसा दिखाई देगा, सॉल्यूशन आपको लिक्विड फॉर्म में दिखाई देगा। तो यानी कि आप इस गैस को किस में कन्वर्ट कर रहे हो, लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो। तो जब हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो प्रोसेस क्या होगा, एक्सोथर्मिक, ठीक है ना। तो एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होगा, हीट रिलीज होगी, ठीक है। तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। इसको आपको लिखना है तो लिख लेना, मैं इसको हटा रहा हूँ अब, ठीक है। प्रॉपर मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पर लिख देता हूँ, तब तक आप इसको नोट करते हो। तो ये एक्सोथर्मिक, क्योंकि इसमें हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। चलिए अब आएगा मजा, ठीक है ना, क्योंकि प्रेशर का इफेक्ट भी देखने को मिलेगा और टेम्परेचर का भी, अब सारी चीजें डायरेक्ट देखने को मिलेंगी। पहला तो वही है बेटा, पहला फैक्टर, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट। तो वही कहानी लिखेंगे इसमें जल्दी से, पोलर सोल्यूट, पोलर सोल्यूट dissolves in, polar solute dissolves in polar solvent, polar solute dissolves in polar solvent and non-polar solute and non-polar solute dissolves in
एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिजोल्व्स इन नॉन पोलर सोलवेंट। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बेटा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब यहां तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो इसमें सोलिबिलिटी कब बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर या घटाने पर, टेम्परेचर घटाने पर। ठीक है ना, टेम्परेचर घटाने पर, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है ना, लिखोगे पूरी, अगर आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी आ जाए, एक्सप्लेनेशन में पीछे लिखवा चुका हूँ। ठीक है, या लिखवा भी देता हूँ, अभी दोबारा लिख लीजिए, देख लीजिए। ऐसे लिखोगे सोलिबिलिटी ऑफ, क्योंकि ये स्पेशली एक क्वेश्चन भी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड 2 नंबर में लिखना आ सकता है, तो उस तरीके से मैं आपको पूरा लिखवा रहा हूँ। सोलिबिलिटी ऑफ गैस, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड is an exothermic process. Solubility of gas in liquid is an exothermic process on increasing सॉरी डिक्रीजिंग वाला लिखते हैं, काम का वही, on decreasing temperature, on decreasing temperature equilibrium constant increases and equilibrium shift in forward direction and equilibrium shifts in forward direction hence on decreasing temperature hence on decreasing temperature solubility of gas in liquid increases। ये सोलिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट काफी बच्चों का वीक मिलेगा, जिन्होंने ढंग से नहीं पढ़ाई की होगी। ढंग से की होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी ने ढंग से पढ़ाई नहीं की है तो ये कॉन्सेप्ट वीक मिलेगा। आपके स्कूल में भी जो बच्चे पढ़ते होंगे उनसे जाके पूछ लेना। ठीक है ना, आधे वो मैक्सिमम वो भी परेशान मिलेंगे, सबकी बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, परेशान मिलेंगे। ठीक है, तो देखो यहीं से एक क्वेश्चन बनता है, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, जो एक्वेटिक स्पीसीज होती है, ठीक है ना, वो कोल्ड वाटर में ज्यादा कंफर्टेबल होती हैं एज कम्पेयर टू हॉट वाटर। ठीक है ना, एक्वेटिक एनिमल्स जो जल में रहते हैं, ठीक है ना, अगर पानी ठंडा होगा तो वो उसमें ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। ठीक है ना, एज कम्पेयर टू हॉट वाटर, क्योंकि देखो अगर कोल्ड वाटर होगा बच्चों, तो कोल्ड वाटर का मतलब टेम्परेचर कम होगा। ठीक है ना, टेम्परेचर कम होगा, तो उससे पहले मुझे एक बात बताओ, जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो जो ऑक्सीजन लेते हैं वो किस फॉर्म में लेते हैं, डिजोल्व्ड फॉर्म में। वो डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं लेते, वो ऑक्सीजन किसके अंदर घुली होती है, पानी के अंदर। और अगर ऑक्सीजन पानी के अंदर घुल गई तो वो लिक्विड सॉल्यूशन का ही केस होगा, लिक्विड सॉल्यूशन का केस होगा। और लिक्विड सॉल्यूशन इस वाले, जब गैस को आप लिक्विड के अंदर डिजोल्व कराते हो तो इसमें क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो गैस जो है वो मैक्सिमम डिजोल्व होगी लिक्विड के अंदर। ठीक है ना, तो कोल्ड वाटर में क्या होता है बेटा, टेम्परेचर कम होता है, तो टेम्परेचर कम होने की वजह से उस गैस की डिजोल्व सॉरी ऑक्सीजन की जो सोल्युबिलिटी होती है वाटर में वो बढ़ जाती है। बढ़ने का मतलब क्या हुआ, ज्यादा ऑक्सीजन पानी के अंदर प्रेजेंट होगी, तो जब वो सांस लेंगे तो डिजोल्व ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा जाएगी, इसलिए हम बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं कोल्ड वाटर में। ठीक है, तो इस चीज को लिखोगे, नोट करके लिखो, चाहिए इसी में लिख लो।
नोट करके लिख लो ताकि नोट वाली चीजें आप पेपर में जरूर पढ़ते हो। देखो aquatic animals are more comfortable. Aquatic animals are more comfortable. Aquatic animals are more comfortable in cold water as compared to hot water as compared to hot water because at low temperature solubility of gas in liquid increases. At low temperature solubility of gas in liquid increases. ठीक है, अब तीसरा फैक्टर देखते हैं बेटा, प्रेशर। ठीक है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देखो बेटा, मैंने प्रेशर का इफेक्ट बताया था, ठीक है ना। अब वापस इस पर आ जाइए, देखिए प्रेशर का इफेक्ट देखोगे तो बस आपको क्या चेक करना है, नंबर ऑफ मोल्स की तरफ चेक करना है, ठीक है ना। और नंबर ऑफ मोल्स किसके चेक किए जाएंगे, ओनली गैसियस सब्सटेंस की। तो इस पूरे प्रोसेस में आपको गैसियस सब्सटेंस यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना। कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर, ठीक है ना। तो अगर हम इस तरफ आते हैं, बैकवर्ड आएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या होंगे, बढ़ रहे हैं। अगर आप रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगी, इसको हम इक्विलिब्रियम रह गया, ये इक्विलिब्रियम का साइन बनाया नहीं, सब कुछ इक्विलिब्रियम पे डिफाइन कर रहे हैं। ये मेरी गलती है, ठीक कर ली मैंने, ठीक है बच्चों, देखिए ठीक है। तो अगर रिएक्शन बैकवर्ड मूव करेगी तो तभी तो गैस के नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, अगर गैस की लिक्विड के अंदर सोल्युबिलिटी बढ़ानी है तो हमें क्या करना है, इस रिएक्शन को फॉरवर्ड मूव कराना है। तो अगर रिएक्शन फॉरवर्ड मूव कर रही है तो देखना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को इंक्रीज कराना पड़ेगा, ठीक है। बाहर से अगर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीज कराएंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा ना जहां पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिक्रीज हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिक्रीज फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम ये क्या करना है, हमें डिक्रीज कराना है, ठीक है ना। तो डिक्रीज कराने से पहले इंक्रीज तो कराना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आप उल्टा सोचिए, नहीं तो फिर आपको डायरेक्ट एक स्टेटमेंट दी जाएगी, ठीक है ना। आप ऐसे समझ लीजिए, अगर हम प्रेशर बढ़ा दें, तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इंक्रीज हो गई तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। वो क्या करना चाहेगा, नंबर ऑफ मोल्स को कम करना चाहेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स किस तरफ कम हो रहे हैं, फॉरवर्ड कम हो रहे हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड कम हो रहे हैं तो इसका मतलब रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड मूव करेगी, इक्विलिब्रियम आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, गैस की सोल्युबिलिटी लिक्विड के अंदर बढ़ गई, ठीक है ना। तो अगर हम गैस की, अगर हमारा सोल्यूट जो है वो गैस है, उसकी हम लिक्विड के अंदर सोल्युबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो सोल्युबिलिटी हमारी बढ़ेगी। आया कुछ समझ। देखो ये चीज मैंने आपको पहले समझाती थी, बिल्कुल एक एक चीज लिख लिख के, ठीक है ना। किसी बच्चे को कोई दिक्कत रह गई हो, एक बार उस कॉन्सेप्ट को दोबारा देख लें, ठीक है ना, और फिर वापस इस पर आए। मैंने दोनों तरीके से बता दिया आपको, ऐसे समझ में ना, आप एक बार प्रेशर को बढ़ाकर देख लीजिए। आपको सोल्युबिलिटी बढ़ाने का मतलब इस रिएक्शन को फॉरवर्ड मूव कराना है, ठीक है ना। तो रिएक्शन अगर फॉरवर्ड मूव करेगी तब आपकी सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब आप दोनों केस चेक कर लीजिए, अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या इफेक्ट होगा, प्रेशर घटाओगे तो क्या इफेक्ट होगा, ये मैंने आपको बता दिया। इस तरफ कोई भी गैसियस सब्सटेंस नहीं है तो इस तरफ गैसियस मोल्स जीरो है। यहाँ पर हमने कुछ नहीं लिया तो मतलब इस तरफ गैसियस, जनरल बात की तो गैसियस मोल्स प्रेजेंट है। तो अगर रिएक्शन बैकवर्ड मूव कर रही है तो बैकवर्ड मूव करने का मतलब हो गया नंबर ऑफ गैसियस मोल्स बढ़ना, और फॉरवर्ड मूव करने का मतलब हो गया नंबर ऑफ गैसियस मोल्स घटना, ठीक है। चलिए बेटा लिखते हैं,
तो लिखोगे ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर, on increasing pressure, number of gaseous moles, number of gaseous moles increases, on increasing pressure number of gaseous moles increases, equilibrium, equilibrium shift in forward direction to reduce the effect of, to reduce the effect of increased gaseous moles and hence solubility, and hence solubility increases, and hence solubility increases, ऐसे लिखो, and solubility of gas in liquid, hence solubility of gas in liquid, and hence solubility of gas in liquid increases on increasing the pressure, on increasing the pressure. ठीक है, तो कैसी रही क्लास बेटा? हमारी जो क्लास है मंडे टू फ्राइडे चलेगी, ठीक है ना? सैटरडे संडे को आपका रेस्ट रहेगा, ठीक है ना? अपना रिवीजन कीजिए, ठीक है? एक चीज़ देख लेते हैं, मैंने पी विजिकल टू एनआरटी आपको पीछे लिखा है या नहीं, एक बार ये देख लेते हैं। टेम्परेचर का इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ प्रेशर किस में था? सॉलिड एंड लिक्विड नहीं, यहाँ नहीं चेक करना। ठीक है ना? ये अगर यहाँ देखना चाहो तो मैं लिख देता हूँ पी विजिकल टू एनआरटी से, या सिंपली प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, पूरा ही लिख देते हैं। पी वी इक्वल टू एनआरटी होता है आइडियल गैस इक्वेशन से, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है बच्चों, तो ये रही हमारी लास्ट स्लाइड। तो ये देखो, ये थी बेटा सोल्यूबिलिटी, करीब 1 घंटे की क्लास हो ही गई है, ठीक है? तो सैटरडे संडे को आपकी क्लास ऑफ रहेगी, ठीक है? अगर कभी होगी तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, साइंस बाय सतेंद्र सर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है ना? उसको ज्वाइन करते रहिए, उसमें सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। अब बेटा आप लोग रिप्लाई कम करते हो, मैं कहता हूँ मैं आपके कमेंट देखता हूँ, ठीक है? मुझे बताइए क्लास कैसी रही, ठीक है ना? कमेंट जरूर किया करो ताकि मुझे पता चले क्लासेस कैसी चल रही है, आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, और समझ भी आ रहा तो किस लेवल का समझ में आ रहा है, अच्छे लेवल का समझ आ रहा है, मतलब बहुत बढ़िया समझ आ रहा है, या मॉडरेट एवरेज समझ आ रहा है, या बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, कुछ इस तरीके से, मतलब थोड़ी सी अपनी कमेंट्स में अपनी बातों को एक्सप्लेन करें, ठीक है? किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ सकता है, और बेटा वीडियोस को शेयर जरूर करें। देखो बहुत कम बच्चे लाइव देखने आते, कुछ बच्चे बाद में देखते हैं, ठीक है ना? लेकिन हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो इतना तो कर ही सकते हो हमारे लिए, शेयर ही तो करना है आप लोगों को। तो स्कूल के ग्रुप में जहाँ भी, जिन जिन ग्रुप में आप जुड़े हो, ठीक है ना, जो बच्चे मतलब जिनके काम आने वाली वीडियो है वहां पर इनको शेयर जरूर करें, ठीक है ना? अगली क्लास में हम हेनरी लॉ डिस्कस करेंगे। ईमानदारी से बताना, फ्री क्लास में बिल्कुल, देखो सारी क्लासेस फ्री में आपको फुल कंटेंट दिया जा रहा है, आप ये नहीं कह सकते कि सर आपने ये छोड़ दिया, एक एक चीज़ आपको बताई जा रही है और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना? पेड से भी कहीं ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना? तो आप नोट्स को अच्छे से कवर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, 70 आउट ऑफ 70 आपके मार्क्स कहीं नहीं गए। जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो जिनको टीजीटी पीजीटी टीचर लगना है फ्यूचर में, उनके भी काम आएंगे, क्योंकि पेपर तो कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, ठीक है ना? बस फर्क इतना होता है, ट्वेल्थ में मतलब बोर्ड के एग्जाम दोगे तो ऑब्जेक्टिव, सॉरी बोर्ड के एग्जाम दोगे तो सब्जेक्टिव पेपर आता है, उनका ऑब्जेक्टिव आता है, बस इतना ही फर्क होता है,
ठीक है ना। और लेवल तो अभी देखते जाइए, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम आपको और थोड़े से जो टॉपिक हमारे छूटे हैं, जो जेई मेंस और नीट में आते हैं, बोर्ड में नहीं आते, उनको भी हम कवर कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करें। ठीक है, ओके गाइस, सो दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।